सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे रेलवे के महकमे के हवाले से। सानिया तेज़गाम के हवाले से कुछ रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब को बुलाया रोस्टम पर और उसके बाद उन्होंने इजहार बरहमी भी किया। सानिया तेज़गाम के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात का क्या बना, जिस पर शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया कि 19 अफराद हैं जिन्हें बरतरफ कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि मिनिस्टर साहब आपको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था क्योंकि इदारा आपके अंडर है और अगर आप इदारे का निज़ाम नहीं संभाल सकते तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और आप ये इदारा जो है इसको बंद कर दें। इस सारी सूरत हाल के हवाले से शेख रशीद साहब का मौक़िफ़ क्या है और क्या वो मुस्ताफ़ी होने पर यकीन रखते हैं या नहीं, आपको क्लिप दिखाते हैं। शेख साहब की जानिब से पहले कहा गया था कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहेंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देने का कहा ही नहीं गया। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि वज़ीर रेलवे तमाम तरह हादसात होने के बावजूद मुस्ताफ़ी ना होने पर यकीन रखते हैं? अभी अभी आपने देखा होगा उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। आपको लगता है कि उन्हें वजारत से चिमटे रहना चाहिए? मैं किसी को मशवरा नहीं दे सकता कि आप छोड़ दें या चिमटे रहें, ये बहरहाल उनका अपनी सवाबदीद है। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है, ये इस पर खुश भी नहीं होना चाहिए कि रिवायत नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई रिवायत पहले से मौजूद नहीं है। ज़िम्मेदारी को कबूल करने की और एहसास ज़िम्मेदारी की और ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए अवाम के सामने सरेंडर करने की, सबमिट करने की और अवाम के सामने ये कहने की कि इस गलती का ज़िम्मेदार मैं हूँ और मैं अपने आप को इससे अलग कर रहा हूँ। इस तरह की मिसालें अगर होती तो अच्छी बात होती। शेख रशीद साहब, एक शेख रशीद साहब ही क्या, यानी जितने वादे ख़ुद इमरान ख़ान करके इस मुल्क के अवाम के साथ बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने एक वादा भी नहीं पूरा किया है। और जिस तरह के दावे उन्होंने किए थे और कि बस ऐसा लगता था कि आसमान से तारे तोड़कर पाकिस्तान के लोगों की राहों में बिछा दिए जाएंगे, एक तारा भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब क्या वो भी रिज़ाइन करें, वो भी हुकूमत छोड़ दें? या इसके न सिर्फ ये कि बल्कि अवाम के ऊपर जुल्म हुआ है, सचमुच जुल्म हुआ है। कुछ लोग नवाजे गए और कुछ लोगों को इस हाल में भी नहीं छोड़ा गया कि उनके बच्चों के पास शाम के खाने के लिए कोई चीज़ बची हो, ऐसा भी है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत से ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं, लोगों के पास नाने शबीना नहीं होती है। तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी को वो कबूल करेंगे जो कहते थे कि महंगाई उस वक्त होती है जब करप्ट लोग इक़्तिदार में होते हैं और डॉलर की कीमत उस वक्त बढ़ती है जब करप्ट लोग होते हैं और $1 महंगा होता है तो उसके ये असरात होते हैं। ये सारी मिसालें उन्होंने खुद दी थी और ख़ुद उनके दौर में क्या हुआ है। मसला ये है कि शेख रशीद साहब को अलग हो जाना चाहिए या नहीं, इससे कदनज़र इससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो इमरान खान साहब पर आयद होती है कि जिन्होंने बहुत सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो अब तो उनका अपने गांव के करीब है काला बाग, यानी बड़ा ज़्यादा फासला नहीं है ईसा खेल में और काला बाग में। ये दोनों मियाँ वाली की तहसीलें हैं। अच्छा। और खान साहब जो हैं वो ईसा खेल से हैं और लगता ये है कि उन्होंने अवाम को काला बाग का रुख दिखा रखा है। लेकिन लगाई साहब, अगर हम रेलवे की बात करें स्पेसिफिकली, तो रेलवे के हादसात तो पहले भी बहुत ज़्यादा होते थे, अब भी हादसात बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे के महकमे में बेहतरी क्यों नहीं आती? एक तो ये इन्होंने कहा है कि जी वहाँ 50 यूनियन हैं तो आप रेफरेंडम कराएं, एक CBA बनाएं, वो CBA आपके साथ करे, आप CBA के सामने रखें कि जनाब ये मसाइल हैं रेलवे को दरपेश। रेलवे के ऊपर जो ऊपर के खर्चे हैं वो ख़त्म करें ना, जो उनके ऊपर बोझ लदा हुआ है वो ख़त्म करें ना। ये तहकीकात करें ना कि ऐसा कैसे हुआ था कि कराची से एक रेलगाड़ी चली थी पिछले 8 साल पहले या 10 साल पहले, वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? रास्ते में से रेलगाड़ियां कैसे गायब हो जाती हैं? यानी अगवा नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, लेकिन वो रेलगाड़ी गायब हो गई, उसके अंदर कोई सामान लगा वो भी गायब हो गया। इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में हो चुका है। मसला ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया जाए और चीज़ों को ठीक किया जाए। चीज़ें ख़राब हैं। रेलवे जो है
इस नौबत पर पहुंचा है। रेलवे मुनाफा बख्श, दुनिया भर में जहां भी जाएं रेलवे मुनाफा बख्श है। ये किसने कहा है कि जहां रेलवे के स्टेशन है वहां पर आप 50-50 बसों के अड्डे कायम करके और उनको मौका दें, 24 घंटे से वहां से सर्विस चल रही है। आप ज़रूर चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलाएं, लेकिन ये तो नहीं है ना। इसकी तबाही तो उस वक्त शुरू हुई थी ना, आपने रेलवे को सफ़र के काबिल नहीं छोड़ा। रेलवे में आप जाएं तो सही, सफ़र तो करें। आपको अंदाज़ा होगा कि किस ज़माने में सफ़र कर रहे हैं। आप 18वीं 19वीं सदी में सफ़र कर रहे होते हैं जब आप रेलवे में बैठे होते हैं। हम दुनिया में जाएं, मैंने सफ़र किया है बीजिंग से शंघाई का 3.5 घंटे में। कोई बिलीव नहीं करता है कि 1457 किलोमीटर का फासला जो है वो यूं हुआ है, यूं हम बैठते बैठे बात हुई और बात हुई, उसके बाद पता चला कि शंघाई आ गया है। तो दुनिया तो बहुत आगे जा रही है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, और उसमें दुनिया का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ रेलवे के निज़ाम की बात नहीं है। सियासतदार में आते हैं तो उनकी जानिब से निज़ाम ठीक करने की, इदारे ठीक करने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक ही होता है। असल में कोई भी इदारे ठीक नहीं करता। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखा दें। अगर निज़ाम ठीक करना तरजीहात नहीं है तो फिर सियासतदानों का इंटरेस्ट आखिर किस में होता है? लगारी साहब, सियासतदानों की तरजीहात में निज़ाम में इस्लाहात लाना या उनमें तब्दीली करना क्यों उनकी तरजीहात नहीं है? हाँ, उनने अपनी बताई हैं ना, तरजीहात भी बताई, उनका कामयाबी भी बताई है। क्या ये माना नहीं जाएगा कि उनके दौर में दहशतगर्दी जो है वो डिक्लाइन हुई है बहुत बड़ी सतह पर। उनके दौर में बड़े बड़े वाक़यात हुए। सफरा वाला वाक़या जो जिसको कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई मामूली वाक़या तो नहीं था। उस मामले को और उस दौर के आसपास के दौर में जितने बड़े वाक़यात थे उसको किसी और ने नहीं, पुलिस ने, सिंध पुलिस ने इसको हल भी किया था और उसको मुलज़मान गिरफ्तार भी हुए थे और उनके ऊपर ट्रायल भी शुरू हुआ था। मसला ये है कि यहाँ पर इंट्रैप्ट होता है सिस्टम। जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो कुछ फोर्सेस आपको काम करने नहीं देती हैं। दहशतगर्दी ख़त्म हुई। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल पर थी मियां आने से पहले, उस लेवल पर तो दहशतगर्दी नहीं मिली है ना इनको विरसे के तौर पर, तो ख़त्म हुई। विल और जिसकी भी विल होगी वो उसको पूरा करेगा। ठीक है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने साथ दिया। हर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी सिस्टम का हिस्सा थी, किसी हुकूमत का हिस्सा थी। तो मेरा कहना यह है कि बाज़ दफ़ा आप करना चाहते हैं, आपको नहीं करने दिया जाता। ये कौन सी बात हुई कि गैस की पाइपलाइन आपके सरहद तक चीन लेकर आया है मुआहदे के तहत। आप आगे गैस नहीं बिछा रहे, अपनी पाइपलाइन नहीं बिछा रहे हैं। आप जो सबसे सस्ता मुआहदा था उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। उससे महंगे सौदे पर आप जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो इसका किसने मना किया आपको? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं आपको बैनुल-अक़वामी मसाइल का सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं आपको यहाँ पर अंदरूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी सियासी अशराफिया करप्शन का मामला बिल्कुल एक तरफ है और वहाँ पर कोई इनकार नहीं करता कि करप्शन है, लेकिन सियासतदान जो हैं, इसकी एक ही मिसाल है, जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार से अलग होकर यहाँ आई थी तो कराची प्रेस क्लब में उन्होंने कहा था, आई वॉज द मेयर ऑफ पाकिस्तान, आई वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आप वज़ीर आज़म के अगर हाथ बांध के रखेंगे और वज़ीर आज़म को बेऔकात करेंगे और इस ऑफिस को लेना ना लियाकत अली खान से लेकर नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी तक क्या किया है आपने वज़ीर आज़म के साथ? कोई एक वज़ीर आज़म बने जिसको आपने स्पेयर किया हो। मोहम्मद खान जुनेजो, फिरोज़ खान नून, और उससे पहले सोहरवर्दी, उससे पहले चंद्रीगार, उससे पहले चौधरी मोहम्मद, उससे पहले बोगरा को एयरपोर्ट से लेकर गवर्नर जनरल हाउस तक बाकायदा फिजिकली पनश करते हुए, मारते हुए और डंडे मारते हुए उनको लेकर आया गया था और पेश किया गया था गुलाम मोहम्मद के हुजूर। तो इस तरह तो आप वज़ीर आज़म का अगर मनसब बेतौकीर कर देंगे तो फिर तो आपकी इज्जत नहीं होगी ना। लेकिन लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में कौन कौन से अवामी मफाद के निकात थे जिनको नज़रअंदाज किया? अगर उनको नज़रअंदाज ना किया जाता तो पाकिस्तान एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामज़न होता। नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं लगाता हूँ। मैं PMLN पर या किसी सियासी पार्टी पर चार्ज नहीं लगाता हूँ। अपने अपने स्पेस में इनको भी ये चूंकि खुद सबमिट किए हुए हैं तो इसलिए इनके साथ बात दूसरी करनी पड़ती है। भाई, तमाम लोगों ने डिलीवर करने की कोशिश की। ये कहाँ आपका ये जो आपके पास मोटरवे चल रहा है, आप कराची से चलें हैदराबाद जाएं, हैदराबाद से चलें आप
सक्कर चले जाएं, सक्कर से चले जाएं, अब सक्कर से मुल्तान यूँ पहुँचते हैं आप। तो ये आखिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आया है ना किसी ने तो बनाया है ना। हम इसका क्रेडिट नहीं देते हैं नवाज शरीफ को, तो चलें फरिश्ते को लेते हैं, किसी और को ले आते हैं कि भाई आएँ, ये क्रेडिट भी आप ले जाएँ। ऐसा नहीं है। सियासी हुकूमतें डिलीवर करती हैं, मगर सियासी लोगों को काम करने की स्पेस बहुत कम होती है, उनका मुंह काला किया जाता है, चौराहे पर ले जाकर उनका मुंह काला कर दिया जाता है और कहा जाता है, और उनसे बड़ी फरमाइशें होती हैं। और फरमाइशें ये नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चार्ज कर रहा हूँ किसी, हम अपने सिक्योरिटी इदारों को नहीं चार्ज कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत से सेगमेंट ऐसे होते हैं जो सियासी हुकूमतों को काम नहीं करने देते। मीडिया एक ताकत बना हुआ होता है और वो कहता है, मीडिया फरमाइशें करता है कि ऐसा करो, ये कर दो, मैं बादशाह बनाऊंगा, मैं सदर बनाऊंगा, मैं वजीर आजम बनाऊंगा, मैं चीफ जस्टिस बनाऊंगा, मैं आर्मी चीफ बनाऊंगा। ये जिम्मेदारियां मीडिया ले लेता है, जैसे मीडिया की अपनी जिम्मेदारी ये हो। हमारा ये क्या काम है कि हम बैठ कर बात करें? हम तो तजिया करेंगे, हम खबर रिपोर्ट करेंगे, हम वाकयात बताएंगे। ये थोड़ी है कि हम प्लेयर बन जाएंगे और हॉकी लेकर कहेंगे हॉकी हम खेलेंगे, ग्राउंड में नहीं खेलेंगे। हम जो बैठकर खबरें लिखने के लिए बैठे हैं, हम कहते हैं नहीं हॉकी हम खेलेंगे, कोई नहीं खेलेगा, हम हॉकी हम खेलेंगे, तो नहीं हो सकता है ना ऐसा। बिल्कुल ऐसा बहुत से स्टेक होल्डर्स चीजों को ठीक नहीं करने देते। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की, जहां पर भारतीय जुल्म और जबर को अब 182 रोज़ हो गए हैं और खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। और बात सारी ये है कि दुनिया को ख़बर ही नहीं है कि कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ से कोई ख़बर ही नहीं आती लगाई साहब। लेकिन अभी जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक 5 फरवरी यानी कि कश्मीर डे के हवाले से भारत की जानिब से मज़ीद फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं, मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई हैं कश्मीरियों पर। एक तो 5 फरवरी की हमें अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। 5 फरवरी का दिन इसलिए ये फ़ैसला हुआ था 1974 में, 5 फरवरी 1974 को। उससे पहले एक बड़े अरसे की नाराज़गी के बाद शेख अब्दुल्ला की और इंदिरा गांधी की सुलह हुई थी। अच्छा। और इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए, मकबूजा कश्मीर में हुकूमत बनाने की दावत दी थी। इनकी इस सुलह के ख़िलाफ़, चूँकि पहले शेख अब्दुल्ला कह रहे थे कि हम उसी जगह पर जाएंगे कि हम वोट लें, इस्तिस्वाब राय लें, अपना हक़ मांगें, और हक़ मांग कर वो मांगते वो थकन का नहीं बल्कि करप्शन का शिकार हुए थे और उन्होंने सुलह कर ली थी। जब भुट्टो साहब ने एहतजाज करते हुए कहा था कि नहीं, हम उस दिन अपना यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे और हम कश्मीरियों के साथ हम यकजहती का दिन मनाएंगे और कश्मीरियों को बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तान आपके साथ है। और उस रोज़ 5 फरवरी 1974 को पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक तो हड़ताल की गई थी और दूसरा जगह जगह पर बड़े बड़े मुजाहरे भी किए गए थे और इज्तिमात भी हुए थे। और बहुत से इज्तिमात मुझे याद भी हैं और उनमें कई इज्तिमात में मैं ख़ुद भी शरीक हुआ था। तो बहुत बड़ा वाक़या था और इस वाक़े पर लोगों का एहतजाज काबिल दीद था। ये दिन हम हर साल मनाते हैं, उस वक्त से लेकर आज तक इसको जो है वो 46 साल हो गए हैं हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। और अब इसके बाद इस मरतबा जब ये दिन मना रहे हैं तो कश्मीरी पूरे के पूरे 6 माह और 2-3 रोज़ से एक जेल के अंदर हैं। उनके घरों को जेल बना दिया गया है, थानों के अंदर पड़े हुए हैं, लॉकअप्स के अंदर पड़े हुए हैं, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, लीडरशिप पड़ी हुई है, कारकुन पड़े हुए हैं, जो हुर्रियत पसंद हैं वो पड़े हुए हैं, यासीन मलिक पड़े हुए हैं, अली गिलानी पड़े हुए हैं, मीरवाइस उमर फारूक को उनके घर पर रखा गया है और वो वहाँ पर नज़रबंद हैं। सजाद लोन जो हैं वो नज़रबंद हैं अपने घर में। पाकिस्तान से एक आवाज़ उठती है मशाल मलिक की, जो यासीन मलिक की अहलिया हैं वो आवाज़ उठाती हैं। कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की गई है, मगर कश्मीर के बेटे और बेटियां और बच्चे और माएँ और बूढ़े और बूढ़ियाँ और तमाम लोग इस अज़्म पर कायम हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस अज़्म पर कायम हैं कि वो दिन, वो सूरज ज़रूर तलू होगा जब कश्मीरियों के लिए आज़ादी का सूरज होगा। मोदी के हथकंडे दायमी नहीं हैं, मुस्तकिल नहीं हैं। ना मोदी रहेगा, ना मोदी के हथकंडे रहेंगे, ना ये राज रहेगा।
कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज ज़रूर तलू होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगारी साहब, MQM के हवाले से बात कर लेते हैं। असद उमर साहब के बाद जहां साहब और उसके बाद अब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब भी गए उनको मनाने के लिए, लेकिन MQM ने काबीना से अलहदगी का जो फैसला किया है उसे वापस ना लेने का उन्होंने ऐलान किया है। MQM इतनी रिजिड क्यों हो गई है, बात ही नहीं मान रहे हैं वो? नहीं, MQM का जो स्पेस था वो किसने लिया था? PTI ने। MQM कराची से जितनी सीटें लेती थी उसमें से तकरीबन 16-17 सीटें लेती थी, वो सारी की सारी सीटें किसने ली हैं? उसमें से ज़्यादातर सीटें 14 सीटें तो उनकी वो लेकर गई है ना PTI। तो अब वो PTI के साथ मिलकर बैठे ताकि मुस्तकबिल की सियासत को ख़त्म कर ले, तो उसने अपने आगे की सियासत को भी बाकी रखना है। उसके हाथ से नाज़माबाद छिना है, उसके हाथ से गुलशन इकबाल छना है, उसके हाथ से सारे न्यू कराची और लियाकताबाद के अलावा उसके पास बचा क्या है? एक जो है वो उसामा कादरी बने हैं और एक और बने हैं यहाँ से जो मेंबर बने हैं, बाकी इनके पास क्या रह गया है? अगर ये बिल्कुल एक वजारत के ऊपर, 2 वजारतों के ऊपर, समझौतेबाजियों के ऊपर बैठ के अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे? कल इनके पास होगा क्या? कल ये क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास? अगर कुछ भी नहीं डिलीवर कर सके तो लोग तो ये कहेंगे कि जनाब आप हार गए थे, अपोजिशन में बैठते। अपोजिशन में बैठना ज़्यादा आसान है उनके लिए बनिस्बत इसके कि वो हुकूमत में बैठे हैं। अच्छा, कल हो रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन, लगाई साहब इसकी वजह इनकी अंदरूनी टूट फूट तो नहीं है? वो अपनी जगह पर बड़ी टूट फूट की एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने सियासत को सियासत के ज़रिए नहीं चलाया। उनने सियासत को मिलिटेंसी के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, दादागिरी के ज़रिए चलाने की कोशिश की और बड़े अरसे तक शहर को यरगमाल रखा, मगर नहीं रख पाए। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि लोगों का एक वोट बैंक था कराची। ऐसा नहीं है कि MQM का वोट बैंक नहीं था, ऐसा नहीं है कि MQM के लोग सरासर ठप्पे लगाकर जीतते थे। ठप्पे भी लगे होंगे मगर वो इलेक्शन में वोट भी लेते थे। अब ये सूरत हाल हुई है कि अब तो लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, लोगों ने जो है वोट जाकर दिए हैं PTI को, या PTI को मौज़ाती वोट मिले हैं, मुझे सही तौर पर नहीं मालूम है क्योंकि मैं तो थोड़ा सा कम इन चीज़ों को वो करता हूँ। पाकिस्तान का चूँकि फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन का हम ख्वाब देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं हो सका है कि आगे कभी हम इसको देखें। हम खुदा से वोट तो पार्टी को पड़ता है ना, तो वोटर कंफ्यूज्ड होगा कि आखिर पार्टी कौन सी है। MQM पाकिस्तान है, एक PSP है, MQM पाकिस्तान है, एक MQM हकीकी है और एक MQM बहादुराबाद है, एक MQM PIB कॉलोनी है, एक MQM डिफेंस है, एक PSP है। तो इस तरह की जो MQM है उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हुई है। तो इन्होंने अपनी सबबंदी पर भी दोबारा गौर नहीं किया है। अगर ये अपनी सबबंदी पर गौर करते, अपने वोट बैंक को कैटर करते, अपनी लीडरशिप का जो इनके अंदर एक नई चीज़ आई है कि जनाब उनको चौधरी बनने का शौक़ हुआ है, तो फिर उसके नताइज तो सामने आए हैं। लेकिन एक बात ये है कि स्पेस अगर लेने की कोशिश की गई तो अब ये नहीं हो सकता है कि आप मक्खन भी खाएं और साथ में ये भी कहें कि जनाब हमें वो आपने इसके पैसे क्यों लिए। नहीं, आपको इस तरह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लगाई साहब, महंगाई के हवाले से बात करते हैं। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट में जो आदाद शुमार बताए गए हैं वो डिफरेंट हैं और जो मार्केट में नर्ख हैं वो डिफरेंट हैं। हमेशा ऐसा होगा जब हुकूमत अपनी तरफ से कराएगी, जब हुकूमत के शुमारियात के डिवीज़न में बैठ कर और मेज़ के ऊपर और कमरों के अंदर हीटर चलाकर, अच्छे माहौल बनाकर, इस्लामाबाद के खुशगवार माहौल में घर से अच्छी चाय पीकर, फिर कॉफ़ी का वो लेकर कप लेकर, उसके बाद वहाँ बैठकर आप बनाएंगे और आपको सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है कि गर्दान कराई जाएगी। फिर उस गर्दान में आप सब अच्छा है, सब अच्छा है लिखेंगे और आप कहेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो इस सरकारी कागजों में तो लिखा होगा कि महंगाई, लोगों की तो कमर टूट गई है ना, लोगों के तो हालात ख़राब हो गए हैं, लोगों के घरों के बजट तबाह हो गए और ये कह रहे हैं कि महंगाई की शरह वो नहीं है, ये है। तो ऐसा तो नहीं है। लगाई साहब, लाहौर से ये खबर है और ये अच्छी खबर है खेलों के हवाले से। 9 फरवरी से में कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन मुकाबला होगा और ये पंजाब के 3 शहरों में मुनक़िद हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि क्रिकेट के अलावा हमने किसी और खेल को भी फ़रोग़ देने का सोचा। कबड्डी अच्छा खेल है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा और जो आलमी मुकाबला है तो और कौन से ममालिक कबड्डी खेलते हैं। वो हमने तो सुना था हमारे पंजाब में तो
कबड्डी होती है और किधर होती है? मेरे ख्याल में इस पंजाब में होती है, इंडिया में कौन सी जगहों पर होती है। बहरहाल कबड्डी हमें का तो अपने खेलों को फरोग देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए, दुनिया को आगाह करना चाहिए। स्क्वाश हमारा खेल है ना, अच्छा हमारा खेल नहीं था, लेकिन हमने इसके ऊपर राज किया है। और ऐसा नहीं, बरसों 9 साल तक जान शेर खान चला गया, 7 साल तक जहांगीर खान चला गया, हमने वर्ल्ड कप को हाथ नहीं लगाने दिया किसी को, फिर हमने सबको दूसरों के हवाले कर दिया। मसला ये है कि वो कौम के अंदर डिसिप्लिन तो मौजूद हो चीज़ों के अंदर, एक, और दूसरा ये कि भाई खुदा के वास्ते सियासतदानों को सियासतदानों का काम करने दें, स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स पर्सन का काम करने दें, और खेलों को खेलों के हवाले करें। जो काम जिसके करने का है वही करेगा, तो वही रिजल्ट भी देगा, उसी से कुछ आपको डिलीवर भी होगा। गाइस साहब, PSL भी स्टार्ट होने वाला है और ICC टेस्ट सीरीज भी। बांग्लादेश और पाकिस्तान 7 फरवरी को पिंडी में मद्दे मुकाबल आएंगे, तो ये एक अच्छी बात है कि कबड्डी भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रहा है, क्योंकि खेल का बड़ा एक पॉजिटिव सा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, हम निकल आए हैं ना उस दौर से जिस दौर के अंदर पाकिस्तान में खौफ था, दहशत थी, हिरास था, लोग अपने घरों में दबके हुए थे, लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, लोग जो हैं वो मार्केट का रुख नहीं कर सकते थे, मार्केट को जाते हुए भी पीछे से आवाज़ लगा कर कहा जाता है ख्याल से जाना, ज़रा खैरियत से रहना, इधर उधर नज़र रख कर जाना, आप किसी मसले का शिकार नहीं बनना, आप वापस आ जाना। वो सूरत हाल निकल गई है। अब आपको इस तरह से जाना है और अपने स्पोर्ट्स को और प्रमोट करना है ताकि पाकिस्तान रहने की जगह बने, अच्छी तरह रहने की जगह। बिल्कुल ऐसा। ब्रेक की जानिब हमें नाज़रीन बढ़ना। जब हम वापस आएंगे तो कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में लिया हुआ है और चाइना इस वक्त बहुत मुश्किल में है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 45 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद अब 300 से भी तजावुज़ कर गई है। और इसके साथ साथ अपडेट ये है कि चीन में मैयत की आखिरी रसूमात अदा करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कहा गया है कि इस वबा की वजह से जो भी हलाकतें होंगी उनकी फ़ौरन तदफीन कर दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, चीन में अब कोरोना वायरस के अलावा एक और वायरस भी आ गया है। चीन में बर्ड फ्लू की वबा भी फूट पड़ी है और बर्ड फ्लू की वबा से चीन के सूबे हुनान जो है वो मुतासिर हुआ है और बर्ड फ्लू की वजह से हज़ारों मुर्गियाँ हलाक हो गई हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। एक के बाद एक और मुश्किल। लगारी साहब, पहले तो सिर्फ कोरोना वायरस था, अब चीन में ये बर्ड फ्लू की वबा भी फूट पड़ी है। ये कोई साजिश के तहत हुआ है या फिर आपको क्या लगता है? हम हर चीज़ में साजिश की थ्योरी तो ज़रूर तलाश करते हैं। दुनिया में भी ये रवैया होता है और हमारे यहाँ भी रहा है। एक सिस्टम जो है, ये सिस्टम भी ऐसा करता है। दुनिया पर जो सिस्टम हाउजी जो वर्ल्ड आर्डर है सरमायादारी का, वो भी कभी कभी इस तरह के गुल खिलाता है। जिस तरह से एक ज़माना ऐसा था कि जनूबी अफ्रीका के अंदर जो है 1/3 ऑफ द आर्मी जो थी वहाँ पर उसको एड्स का बीमारी लाक हो गई थी और पूरी की पूरी फ़ौज बड़े मुश्किलात का शिकार हो गई थी जनूबी अफ्रीका में एक ज़माने। और ख़ुद नेल्सन मंडेला का बेटा जो है वो एड्स का शिकार हुआ था। इसी तरह से ये पहले भी जो बर्ड फ्लू है वो चीन में पहले भी हुआ और उसके अमवात भी हुई थी। ये कोरोना वायरस एक नई दहशत है। तो बाज़ दफ़ा बीमारियाँ एक बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश भी होती हैं और उसका मकसद दूसरे मुल्क की इकनॉमी को या दूसरे मुल्क के वसाइल को सबोताश करना होता है। जनूबी अफ्रीका में और दीगर अफ्रीकी ममालिक में ये जो आपका ज़रो जवाहिर हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर हैं, हीरे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी लेने के लिए और फिर एक कुछ दवा साज कंपनियाँ होती हैं जो अपनी इसको बेचती हैं अपनी वैक्सीन को, तो इस तरह से भी उनके बड़े बड़े होते हैं। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, डॉक्टर थे, डॉक्टर नाइम कलासरा, ये हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं दोस्त, इनके बड़े भाई थे, वो हमारे दोस्त थे। उनने कहा था कि जनाब ये जो प्लास्टिक सर्जरी है इसके ऊपर टोटल ख़र्च जो आता है वो 10 रुपये भी नहीं होता है, लेकिन हम जो है उसका 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं
तो मैंने कहा क्या ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है खर्च के ऊपर, बस ये पैसे वसूल किए जाते हैं और सर्जरी जो है इस तरह से की जाती है। वो डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कोई 1.5 घंटा समझाने की कोशिश की। ज़ाहिर है मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था, मुझे ये बात समझ में नहीं आ सकती थी, लेकिन ऐसा होता है कि एक पुड़िया बनाई और उस पुड़िया की या एक गोली बनाई, उसकी जो भी कीमत हो, लेकिन मार्केट में वो चूँकि लाइफ सेविंग है उसकी जो मनचाही कीमत चाहे वसूल करें, ये भी होता है। और दूसरा ये होता है कि चीन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा माली बहरान का भी यानी इक़्तिसादी बहरान का भी शिकार हो रहा है, इसलिए कि वहाँ से तो चीज़ें जा रही हैं ना आ रही हैं, मसाइल भी बढ़ रहे हैं। अब तो जो आपने अभी बताया है कि तो कहा गया है कि आखिरी रसूमात भी अदा ना की जाएँ, बल्कि ये तक कहा गया है जो कुछ अबू अली सीना ने किया था वो अब किया जा रहा है कि नहीं दफन न किया जाए बल्कि जला दिया जाए। तो ये बाकायदा ऐसा हुआ था, खुद इस्लामी दुनिया के अंदर अबू अली सीना ने कहा था, इतने बड़े हकीम ने, इतने बड़े तबीब ने यह कहा था कि नहीं अब ये ज़रूरत, अगर आप इनको जला नहीं देंगे तो वो उस वक्त ताउन का मर्ज़ फैला हुआ था, तो ये मर्ज़ रोका नहीं जा सकेगा, फिर सारी पूरी की पूरा इलाका जो है उसकी लपेट में आ जाएगा। इसका हल निकाला गया, तो हो सकता है चीन ने इस तरह का कोई हल निकाला हो। जितना डेवलप्ड है, आपको लगता है कि ये निकल आएंगे इस मुश्किल से? बहुत निकल आएंगे, ऐसा कोई नहीं है, इसकी कोई बड़ी उम्र नहीं है, इस क्राइसिस से निकल आएंगे। साइको क्राइसिस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ऐसा होता है। हमारे यहाँ ज़लज़ले के अंदर 1 लाख के करीब इंसान जो है वो हमारे सामने ही चले गए हैं, बहुत बड़े सैकड़ों हमारी इमारतें ज़मीन बोस हो गई, लेकिन वो एक अचानक हादसा था और फौरी हुआ है। लेकिन ये तो लम्हा ब लम्हा एक खौफ दहशत फैलाने वाला मर्ज़ है जिसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया चल रहा है, हर जगह पर ख़बरें हो रही हैं, हर जगह पर बात हो रही है, तो इसका एक नफ्सियाती असर भी है जो उसका चीन के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन चीन ने जिस तरह से मुआवजाती तौर पर अस्पताल बनाया कि 6 दिन के अंदर जो है इतना सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों के लिए, अब इस तरह की वो चीज़ें करता है तो इससे भी निकल जाएगा चीन, बहरहाल इस सूरत हाल से निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल एक संगीन सूरत हाल है और बर्ड फ्लू ने और ज़्यादा काम को ख़राब किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। और प्रोग्राम दुआ के साथ करते हैं कि पाकिस्तान इस वबा से दूर रहे और चाइना जिस मुश्किल में है हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि बहुत जल्द वो इस मुश्किल से निकल आए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।